हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चल रहा था। भारत के संविधान में हमने मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य 3 चैप्टर अभी तक हमने देखा है और उम्मीद है कि आप लोग वीडियोज़ को देख रहे होंगे और वीडियो को देखने के साथ-साथ आप उसे अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ठीक है? वीडियो का बेनिफिट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप लोग। एक बात और है कि अभी हम ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग पर हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, जो कि फ्री डेमो क्लास है वो, ठीक है? वो 1 अगस्त तक चलेगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग शेड्यूल हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है? तो क्लास आप करते रहिए, फ्री है वो, उसमें उसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे आज संविधान का संशोधन। संशोधन क्यों ज़रूरी होता है? पहले बात तो ये समझ में आनी चाहिए हमें, और पहला क्वेश्चन यही प्रश्न उठता है कि भाई संशोधन क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, ठीक है? संविधान को जीवंत दस्तावेज कहना इस बात में सही है कि संविधान जो है बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, बदलते हुए समाज के अनुसार, ठीक है, संविधान में भी कुछ परिवर्तन करने ज़रूरी होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, आपने संविधान के बारे में सुना भी होगा, कई सारे संशोधन हुए हैं, जिसमें पहला संशोधन की अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था। 1950 में लागू होने के बाद 1951 में ही पहला संशोधन कर दिया गया था। 42वां, 44वां, 73, 74, 93, 86, ये सब क्या हैं? ठीक है, ये संशोधन है कि बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कि जैसे जो बदलती हुई परिस्थितियां, जो समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, उसके अनुसार संविधान में कुछ न कुछ फेरबदल किया जाता है, ठीक है? और जो वही फेरबदल जो होता है, जो उसी को हम संशोधन कहते हैं। तो हम चैप्टर पर आते हैं, बात करेंगे संविधान संशोधन। इस वीडियो में 2 चैप्टर हैं, एक संशोधन है, दूसरी है संसदीय व्यवस्था के बारे में। तो संविधान संशोधन, भारत का संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। संशोधन जो है, संशोधन का स्रोत दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, याद रखना। भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, याद रखना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि संविधान में संशोधन को लेकर अगर दोनों सदनों के बीच में, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, अगर दोनों सदनों के बीच में किसी भी प्रकार की असहमति होती है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? पिछली बार जैसे प्रश्न भी आया हुआ था पीसीएस में। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि इसका स्रोत जो है वो दक्षिण अफ्रीका है। भारतीय संविधान भाग 20 में वर्णित है अनुच्छेद 368। ये जो हमने अभी बोला कि दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है संशोधन के मामले में, ठीक है? अब भारतीय संविधान में जो संशोधन की बात हुई है, उसमें 3 प्रकार के संशोधनों की बात हुई है। तो आप देखेंगे, एक है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत के द्वारा तथा
आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के बाद संशोधन। तो 3 प्रकार के संशोधन की बात हुई है भारतीय संविधान में। तो इन तीनों प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। तो क्या है उसमें? तो ये अनुच्छेद 368 से बाहर का माना जाता है, पहली चीज। अब इसमें साधारण बहुमत में कौन सा संशोधन होगा भाई? किस किस बात के लिए साधारण बहुमत के द्वारा? पहला होगा कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। दूसरा है नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र या उसकी सीमा में परिवर्तन। फिर राज्य विधान परिषद का निर्माण हो या उसकी समाप्ति की बात हो। याद रखना, ये फैक्ट भी है और ये प्रश्न में आते भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? किस प्रावधान में, किसके लिए? फिर दूसरी अनुसूची, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, सर्वोच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या। ये सब क्या है? साधारण बहुमत के द्वारा ये सब हो रहा है संशोधन। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। अभी हमने नागरिकता वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर संसद व राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश का गठन, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। तो इतने सारे प्रावधान हैं जिनमें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा। तो दूसरा विशेष बहुमत में क्या क्या है भाई? किन किन चीजों को शामिल किया गया? इसमें देखिए, सबसे पहले तो याद रखना कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए, मतलब 38% प्लस 38%। याद रखना, 33 नहीं, 38% है। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत विशेष बहुमत है। और दूसरी चीज है कि प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। इसमें विशेष बहुमत में 2 तरीका है। एक तो ये है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। दूसरा है कि जो उपस्थित हैं और जिन्होंने मतदान किया है उसका 2/3 चाहिए बहुमत, ठीक है। इसमें क्या है, तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक है विशेष बहुमत। इसमें व्यवस्थाएं कौन कौन सी शामिल की गई भाई? तो व्यवस्थाएं जो शामिल हैं उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो मूलाधिकार, ठीक है। दूसरा है डीपीएसपी के मामले में। तीसरा है कि वह सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं होंगे। प्रथम और तृतीय श्रेणी कौन? एक साधारण बहुमत और दूसरा है, वो तीसरा है विशेष बहुमत द्वारा या आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। पहले और तीसरे श्रेणी में जिनको शामिल नहीं किया गया है उसको विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम तीसरे प्रकार में देखते हैं कि विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। विधेयक को याद रखना, विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति में क्या शर्त है कि विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। याद रखना कि विधेयक को स्वीकृति देना है तो राज्यों के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसमें व्यवस्थाएं क्या क्या हैं? तो व्यवस्था के बारे में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन पहली चीज। उसके अलावा केंद्र राज्य कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे हमें पता भी है, जानते भी हैं कि उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होते हैं शामिल? संसद के सदस्य रहेंगे, निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। फिर राज्य विधानमंडलों के, खास करके विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के सदस्य शामिल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि जब राष्ट्रपति को
पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती तो उस स्थिति में राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है केंद्र राज्य कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार। उच्चतम और उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय होगा। 7वीं अनुसूची आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा? आपको पता है कि संसद में चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में प्रत्येक राज्य के का जो प्रतिनिधित्व है वो एक समान नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से जैसे 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 सांसद लोकसभा में जाते हैं उत्तर प्रदेश से, और राज्यसभा में 31। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिक्किम से या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, हर राज्य से 80 और 31 ही जाए। ठीक है, ये भी चीज हमें ध्यान रखनी। ठीक है, आगे है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए जो प्रक्रिया है, इसमें भी यही तीसरी श्रेणी को के द्वारा संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन। अगला चैप्टर हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था के बारे में। संसदीय व्यवस्था क्या है भाई? संसदीय व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था को ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहा जाता है, याद रखना, भारत में। जबकि अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो वहां पे क्या है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, राष्ट्रपतीय व्यवस्था है, वहां पे अंतर भी है। ठीक है, तो हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था क्या है कि आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय तथा राष्ट्रपतीय में वर्गीकृत होती हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय तथा राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती हैं। तो संसदीय सरकार की हम बात करेंगे जो कि भारत में है व्यवस्था, तो उसको हम कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार किस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं? तो हमें पता है कि संसदीय व्यवस्था के बारे में बोलते हैं। इसके बारे में, इस संसदीय व्यवस्था को जो कैबिनेट सरकार की संज्ञा दी थी वो है, उनका नाम है आइवर जेनिंग्स। ठीक है, इसी संसदीय व्यवस्था को सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। याद रखना, वेस्टमिंस्टर स्वरूप क्या है? ये संसदीय व्यवस्था का एक दूसरा नाम है। इसमें ये जो व्यवस्था वो कहाँ कहाँ है? ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में। अमेरिका में नहीं है, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में ये व्यवस्था है। तो संसदीय सरकार अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसदीय सरकार की विशेषता क्या होगी, उसके गुण क्या होंगे, उसके दोष क्या होंगे। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था की विशेषता के साथ साथ हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता को भी देखेंगे। तो हम देखेंगे संसदीय सरकार की विशेषता क्या क्या है। तो संसदीय सरकार की विशेषता में एक चीज याद रखना कि नामित और वास्तविक कार्यपालिका होती है। भारत में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नामित कार्यपालिका शक्ति है, एक वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। नामित कार्यपालिका शक्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास हमारे। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री महोदय के पास। बात समझ रहे? ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता। आपको भी पता है कि लोकसभा मतलब संसद में, लोकसभा में खास करके, कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है।
लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान ये भी है कि जरूरी नहीं है कि जिस समय सरकार का गठन किया जाए उस समय उस दल को या उस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, यह भी व्यवस्था है कि जिस समय जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उस समय लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना है। लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य बन जाए। फिर इसी में जो हमने बताया था पहले कि जरूरी नहीं है कि उस दल को बहुमत प्राप्त हो, तो बहुमत को सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए गए समय सीमा के अंदर अगर वो पार्टी अपना बहुमत सिद्ध कर देती है तो उस पार्टी की सरकार अपने उस अधिकार पर काबिज रहेगी, ठीक है, उसकी सरकार बनी रहेगी। नहीं तो अगर उस समय सीमा के अंदर उस पार्टी ने अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया और वो सिद्ध नहीं कर पाए तो वह उस पार्टी की सरकार को निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी प्रावधान है, याद रखना। आगे है सामूहिक उत्तरदायित्व है, समझ रहे? फिर राजनीतिक एकरूपता होती है। संसदीय सरकार की विशेषता है ये कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्यता होती है यहां पे। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? मंत्रिमंडल जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, समझ आए ना, याद रखना। दोहरी सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन। निचले सदन का मतलब कौन सा? लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन और उच्च सदन बोलते हैं हम राज्यसभा को राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, निचले सदन का, लोकसभा का विघटन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर गोपनीयता। सरकार मान लीजिए कोई कानून बनाए, ठीक है, उसकी गोपनीयता को बरकरार रखना संसदीय व्यवस्था की विशेषता ही। अब राष्ट्रपति व्यवस्था की विशेषता भी देख लें, या अध्यक्षात्मक सरकार जिसको बोलते हैं भाई, उसकी विशेषता क्या क्या है? राष्ट्रपति जो है वो राज्य और सरकार का मुखिया होता है। इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है, मतलब ये अपने जिस दिन, मतलब जैसे ये अपने जो कार्यकाल इसका है उस अपने कार्यकाल से ये पहले अपनी सीट से नहीं हटाई जा सकती, उनकी कुर्सी बनी रहेगी, वो अपने पद पर बने रहेंगे अपने पूरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति जो है वो कैबिनेट की सहायता से काम करता है। अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसमें राष्ट्रपति कैबिनेट की सहायता से काम करता है। राष्ट्रपति व उसके सचिव जो होते हैं वो अपने कार्यों के लिए कांग्रेस या संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो है जो भी काम करेंगे राष्ट्रपति हों उनके सचिव, ये अपने कार्यों के लिए कांग्रेस या संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है, राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। ठीक है, फिर शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। याद रखना कि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था का आधार क्या है? शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत। तो अब हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण क्या क्या हैं भाई। गुण हैं तो इनके दोष भी होंगे, याद रखना। तो गुण क्या क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य रहता है, पहली चीज है, इसका गुण है संसदीय व्यवस्था का। दूसरा है उत्तरदायी सरकार होती है, निरंकुशता का प्रतिषेध होता है यहाँ पे, ध्यान रखना। इसके अलावा वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था होती है संसदीय व्यवस्था में।
फिर एक और है, व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। बात समझ आए ना? तो दोष क्या है? गुण है तो इनके दोष भी समझने पड़ेंगे हमको। तो संसदीय व्यवस्था के दोष हैं, अस्थिर सरकार होती है। अब कई बार आप सुनते होंगे, कई बार हमारे यहाँ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1999 से 2004 तक रहे हैं वो, ठीक है। और हमारे ख्याल से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बार बने हैं वो प्रधानमंत्री, छोटे छोटे कार्यकाल के। एक 13 दिन का भी कार्यकाल उनका रहा है, ठीक है। अस्थिर सरकार होती भाई। अगर बहुमत समाप्त हो जाता है उस दल का जिसकी सरकार बनी हुई है, तो उसके उस दल का बहुमत समाप्त होने के साथ ही उस दल की सरकार का विघटन कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल का विघटन कर दिया जाता है, फिर दूसरी सरकार का गठन होना है। इसके अलावा नीतियों की निश्चितता का अभाव रहता है। अस्थिर सरकार है तो नीतियों की निश्चितता का अभाव होना भी लाजिमी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की निरंकुशता होती है। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है ये संसदीय जो व्यवस्था है, वो क्या है? शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। फिर अकुशल व्यवस्था द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। समझ रहे हैं ना? अकुशल व्यवस्था के द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। अच्छा, भारत में संसदीय व्यवस्था जो अपनाई गई उसके कुछ कारण रहे होंगे। ऐसे तो है नहीं कि एक बार सोचे उसके बाद संसदीय व्यवस्था को अपना लिया गया। विचार विमर्श हुआ होगा, स्थिति परिस्थिति सब कुछ देखी गई होगी, उसी के बाद संसदीय व्यवस्था को अपनाने की बात की गई होगी। गहन विचार विमर्श हुआ होगा। जैसे कि आपको पता है संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 11 बैठकें हुई हैं, 3 वाचन हुए, तब जाके जो कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है और अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित नियमित किया गया है 26 नवंबर 1949 को। तो आपको पता होना चाहिए इतना लंबा समय लगा है। तो इतना लंबा समय जो लगा है, कितना गहन विचार विमर्श हुआ होगा इस बात पे कि संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाए और किन किन चीज़ों को यहाँ से हटाया जाएगा, कौन कौन से प्रावधान किए जाएंगे। तो संसदीय व्यवस्था को अपनाने का कारण क्या था भारत के पास? कारण ये था कि भाई व्यवस्था से निकटता रहती है। आपको पता है कि यहाँ पर जनता जो है सत्ता का स्रोत है, कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, और वही जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष चुना गया प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है वही संसद में जाकर सरकार का गठन करता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी जाती है। भाई जनता के हाथ में है, जनता जिसे पसंद करेगी वो सरकार उसकी बनेगी। जनता ही सत्ता का स्रोत है। संविधान के जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के शुरू में ही हम भारत के लोग की बात होती है। मतलब क्या है कि किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई संविधान को। संविधान को बनाने के लिए भारत के लोगों ने योगदान दिया है अपना, उनके प्रतिनिधि वहां गए हुए थे। ठीक है। तो उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी जाती है। वरीयता कि आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए उत्तरदायी रहेंगे।
और जनता के अगर हित में काम नहीं हो रहा है तो जनता अगले वाले टर्म में उस अपने संसद के सदस्य को फिर से निर्वाचित नहीं होने देगी, उसे वोट ही नहीं देगी, किसी दूसरे को चुनेगी फिर वो। इसीलिए उत्तरदायित्व जो होता है वो उसको अधिक वरीयता दी जाती है संसदीय व्यवस्था में। ठीक है। फिर विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता थी। इसके अलावा भारतीय समाज की प्रकृति भी उसमें इसके कारण में शामिल है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना हमें इस बात का भी। तो आज जो है ये चैप्टर हो गया समाप्त। तो इसमें हमने संशोधन देखा है, संसदीय व्यवस्था के बारे में देखा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने, ध्यान से समझें भी। हो सकता है कि इन दोनों चैप्टर्स से, ये जो करीब आधा घंटा का वीडियो होगा, 26 मिनट का वीडियो है, इसमें से आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एक, कोई भी एग्ज़ाम है आपका, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल यूपी पेट भी होने वाला है, 19-20 अगस्त को है। जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, जो भी एग्ज़ाम होंगे भाई, उसमें संविधान मतलब भूगोल, इतिहास, यही सब तो पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, और एक चीज़ है, फिर से बता दे रहे हैं कि डेमो क्लास चल रही है। डेली 11 बजे सुबह स्टार्ट होती है, 11 बजे से लेकर सुबह के 1 बजे दोपहर तक होती है एक क्लास। उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस और एक होता है ज्योग्राफी। एक क्लास होती है 3 से 4 के बीच में, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है इस समय। एक क्लास होती है रात में 7:30 से 8:30 के बीच में। ठीक है, मीटिंग आईडी हम ग्रुप में भेजे हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बिंदास होके पढ़िए, मस्त रहिए। और याद रखना वो मांझी द माउंटेन मैन वाला डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।